अपने कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे मैं प्रोफेसर बना, तो वो मेरी लाइफ का अब तक का मेरे ख्याल में सबसे खुशी का दिन था। तो एआई या कंप्यूटर साइंस के आने के बाद जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ना, वो केमिस्ट्री है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल में जो केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक नॉलेज इसका होना बहुत ज़रूरी है। आपका माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन खाली अगर सिविल लाइंस का देख लें तो तकरीबन मिला के 34 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है। जी सही। और अगर कहा जाए तो आपने डिफरेंट जनरेशन को अब तक डील कर लिया। वो ये है कि अब आप बच्चों को गलत नहीं पढ़ा सकते। हाँ जी बिल्कुल। बच्चा आप पढ़ाएंगे, बच्चा 1 मिनट में जाके गूगल करेगा, एआई से पूछेगा जी कि सर ने ये बताया था और है असल में ऐसे। जी। इसको हम लेक्चर थिएटर कहते हैं। अच्छा। तो पहले मैं हैरान था कि भाई लेक्चर थिएटर कहते हैं, थिएटर में तो ड्रामे होते हैं। जी। तो बाद में मुझे पता लगा भाई कि जो टीचिंग है ये भी बच्चों के सामने एक ड्रामा करने का एक आर्ट है। एमडी कैट जो बनाया गया है जी। वो मैं तो समझता था शायद अमीर बच्चों के लिए। एमडी कैट में पहली बात कोई सी चीज़ भी जो उनसे वो बुक से बाहर नहीं आ सकती, तो आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं। और मुदस्सा में ये सब बातें थी तो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और गर्मी के मौसम में कुछ हद तक एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि ये मौसम तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हम अपने आप को हर हाल में जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा नाम अरसलान जाहिद है और मेरी पहचान जो है वो टीचिंग है और मैं भी एक अरसे से जो है वो टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। टीचिंग के हवाले से जहाँ तक मुझे प्राउड है कि मैं एक टीचर हूँ, वहाँ पर मेरे कुछ हद तक इस प्रोफेशन से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात हैं और उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात को सवालात की सूरत में मैं आज अपने एक हर दिल अज़ीज़ प्रोफेसर जनाब नयाब अली साहब के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा। मुझे उम्मीद है सर अपने तजर्बे, अपने इल्म और अपने एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो है वो हमारे इन सवालात के जवाबात भी देंगे और यकीनन इनके हज़ारों तुलबा जो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं, जब वो देखेंगे कि सर किस तरह से आजकल के मामलात को अपने अंदाज में डील करते हैं, यकीनन उनके वो वाले सारे ख्यालात और तसव्वुरात तरोताज़ा हो जाएंगे जब सर उनके सामने क्लास में जाते थे और जाके अपने लेक्चर को, अपने कॉन्सेप्ट को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो डिलीवर करते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी जनाब सर नयाब अली साहब से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर में। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, सब खैर वाफियत। आपके मामलात सब ठीक चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी, और जितना शुक्र अदा किया जाए कब। अच्छा सर, बड़े ही इज्जत के साथ, क्योंकि आपका माशाल्लाह जो रुतबा है, जो आपकी वर्थ है टीचिंग के अंदर, उससे तो जितने भी आपके तुलबा या जो भी जानने वाले आपके लोग हैं वो भरपूर तरीके से आपको जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी डिस्कशन जो है ना वो वहां से स्टार्ट करें कि आप जब स्टूडेंट थे, आपकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी, किस तरह आप जो है वो टीचिंग की तरफ आए, किन किन फेजेस से आप गुजरे, क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, किस तरह आपने उनको ओवरकम किया। ज़रा आप उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करें ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, स्पेशली आपके स्टूडेंट्स जो आपको देखेंगे, उनको पता लगे कि आपके टीचर जो हैं वो किस तरह से मुश्किलात का सामना करके आए हैं। थोड़ी सी लंबी कहानी है जी, लेकिन चलें, आपने पूछा ये क्वेश्चन तो बताते हैं आपको। हाँ जी। असल में मेरा घराना जोनसा था, अंदरून लाहौर में हम लोग रहते थे। अच्छा। और मेरे 9 सिबलिंग्स हैं सही। और मैं सबसे छोटा था। अच्छा, हमारी जो फैमिली थी उसमें पढ़ा लिखा को कोई ऐसा रिवाज नहीं था। मेरे जो फादर थे, मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर फोत हो गए, राउंड अबाउट 8.5 में था। सही। तो आपको मालूम है एक छोटा बच्चा हो, 8 ईयर का बच्चा ही होता है, तो वालिद मेरे सर पे अब नहीं थे, तो मेरे जो भाई थे वही सारा कुछ थे। और जो मेरे वालिद थे उनका ख्याल ये था कि किसी को भी नौकरी नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस होना चाहिए कि वो आगे से नौकरियां दें। तो वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग भी कुछ इसी तरह से करते थे। सही। कि अगर वो पढ़ने लिखने का उनका शौक़ भी था तो उनको एक लिमिट तक पढ़ाया जाता था घर में हमारे, और उसके बाद उनको बिज़नेस सिखाया जाता था कि आपने बिज़नेस करना है और लोगों को मुलाजमत देनी है, पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए अपना रोल प्ले करना है। तो इस तरह से मेरे वालिद की थी प्लानिंग। लेकिन अल्लाह ताला के जो होते हैं फैसले, उसमें कोई इंसान अमल दखल नहीं दे सकता। बेशक। वालिद फोत हो गए और मेरा जिम्मा अब मेरे भाइयों पे आ गया। नाम मेरा नायाब था, तो शायद मुझे कोई डिफरेंट करना था अपनी फैमिली से। तो बचपन में मैं भी जो सा था वो एक आम सा लड़का, जो अंदरून शहर के लोग जिनसे होते हैं वो बड़ी लाइवली ज़िंदगी गुजारते हैं। वो मुख्तलिफ जो गेम्स होती हैं वो हर तरह से खेलते हैं। हमारे दौर में तो टीवी भी इतना आम नहीं था और किसी किसी घर में टीवी होता था। तो हमारे पास यही था कि बचपन में मैंने काम सीखना शुरू किया
और जैसे वालिद चाहते थे भाइयों ने भी उसी तरह से करना था मेरे साथ। तो काम मैंने सीखा गोल्ड स्मिथ का। अच्छा। गोल्ड स्मिथ के काम में जिनसे मैं जाना शुरू हो गया। भाई मेरे एक करते थे, बड़े भाई जिनसे गोल्ड स्मिथ का काम करते थे। सही सही। लेकिन बड़ी जल्दी मुझे फील हो गया कि मैं इस काम के लिए अनफिट हूँ। तो उसके बाद हमारी शॉप थी भाई की शालमी मार्केट में, तो वहाँ पे मैंने जाना शुरू कर दिया। तो 2-3 साल वहाँ पे गुजारे। लेकिन वहाँ पर भी मैं एक, जिसे कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर था। मैं बेचैन था। तो मतलब 3 साल गुजर गए, जैसे सारे भाई कर रहे हैं मुझे भी वैसे ही करना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। तो एक मेरे भाई थे, अल्लाह ताला को गरी की रहमत करे, सैयद बहादुर अली। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक रोल प्ले किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम सब तो पढ़ नहीं सके, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। ज़बरदस्त। तो उसके बाद बिजनेस तो हमने करना ही है सबने, वो तो लिखा ही हुआ है हमारी किस्मत में जी। तो आप थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लें। तो मैं ऐसे था कि पढ़ने जाता था सुबह, और शाम में अपनी जो भाई की शॉप थी उस पर बैठता था। मतलब दिन में मैं स्टूडेंट होता था और दोपहर में मैं एक दुकानदार बिजनेसमैन बन जाता था। तो ऐसे मेरी लाइफ चल रही थी। हमारा कोई बिजनेस कोई ऐसा नहीं था कि बड़े कोई अमीर कबीर थे, बमुश्किल ही गुजारा हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जो, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जब उन्होंने कहा कि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, पढ़ लें। तो फिर मैं पहले एफएससी मैंने सिविल लाइंस कॉलेज से की थी। अच्छा, आप यहाँ के पुराने स्टूडेंट भी हैं? मैं पुराने स्टूडेंट भी हूँ। ज़बरदस्त। और हमारे दौर में मैंने यहाँ पर जो उनसे मेंटोर्स देखे, मतलब एक ज़फ़र हामिद साहब थे यहाँ पर जी। तो माशाल्लाह उनको देखा हमने, इतनी इज्जत उन्होंने कमाई हुई थी। तो मैं तो उनका दीवाना हो गया और ज़िंदगी में चाहा कि कभी शायद मैं इन जैसा बन सकूं। मतलब दिमाग में और दिल में कोई चिंगारी सी मतलब फैल गई थी, क्या कह लेंगे उसको, उभर आई थी और जल गई थी कि मुझे जो सा है वो अब कुछ करना है। तो लाइफ में पहली दफ़ा जब मैं सीरियस हुआ पढ़ने में, एक दुकानदार, एक मुकम्मल तालिब इल्म बना, वो मेरी जब मैं बीएससी में था। सही सही। तो बीएससी में भी मैंने, एफएससी मैंने यहीं से की, तो बीएससी में मेरा एडमिशन यहीं पे हुआ। अच्छा। वैसे गवर्नमेंट कॉलेज में भी मेरा एडमिशन हो गया था, लेकिन मेरा यहाँ से लगाव हो चुका था। यहाँ पे ज़फ़र हामिद साहब थे, और उस वक्त सिविल लाइंस कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में कोई ख़ास फ़र्क था नहीं, मतलब दोनों में। बल्कि ज़्यादा लोग सिविल लाइंस कॉलेज की फ़ैकल्टी की तारीफ़ करते थे और गवर्नमेंट कॉलेज के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आके पढ़ते थे। तो फॉर दैट रीज़न मैंने यहाँ का सिलेक्शन किया, और आफ्टर दैट मैंने जो उनसे मास्टर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया। वैसे उस वक्त भी मेरा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, लेकिन मेरा घर यहाँ से बहुत करीब था जीसीयू से, तो फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया। और थोड़ी कहानी थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन नहीं सर, आप जी आप बताएं, कहानी दिलचस्प है, असल बात ये कहानी दिलचस्प है। ठीक है। तो उसके बाद जो था, अब फिर भाई ने पूछा कि भाई आपका वो दुकान आपका इंतज़ार कर रही है, आपने मास्टर्स कर लिया है, एमफिल पीएचडी पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा था उस वक्त। अच्छा अच्छा। यानी कि वो आखिरी डिग्री थी, मास्टर्स की जो डिग्री थी वो आखिरी डिग्री थी। तो भाई ने कहा भी आपका इंतज़ार कर रहा। उन्होंने मेरे लिए नायाब ट्रेडिंग कंपनी, अपना बड़ा उनका था बड़ापन कि उन्होंने मेरे लिए, मेरे नाम से एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी बनाई। उनका ख्याल था भी ये बंदा जो उनसे वो पढ़ लिख गया, तो अब छोटा मोटा काम तो ये करेगा नहीं, दुकान पे बैठने का इसका काम नहीं है जी। तो अभी इसको ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इसको बाहर भेजेंगे। लेकिन अब मैं बदल चुका था। अच्छा। अब देर हो चुकी थी, और मेरा जो था सारा पूरा पैशन एक अच्छा टीचर बनने के ऊपर फोकस था। सही सही। तो 94 में हमारी मास्टर्स कंप्लीट हुई, तो 95 तकरीबन 10 माह 11 माह बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट्स आई, और उसमें मेरे साथ बड़े बड़े मेरे पूरे क्लास फेलोज, बड़े अच्छे क्लास फेलोज आजकल बड़े अच्छे ओहदों पे हैं, वो सारे कंपटीशन पे थे। मेरे से कुछ पिछले 5-6 सालों के लोग जो थे वो कंपटीशन पे थे। तो अल्लाह ताला ने मुझे सरफरू किया, और मैं सर्विस कमीशन का इम्तिहान बड़े डिस्टिंक्शन मार्क्स में लेके कामयाब हुआ, और मुझे लाहौर के करीब पोस्टिंग भी मिली। और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना था, तरक्की फिर मैं करता गया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस कॉलेज में मुझे, अगर मैं 4 साल अपने तालिब इल्मी के ज़ाहिर डाल लूँ और 30 साल अपने सर्विस के डालूँ, तो 34 साल मेरे इस कॉलेज में अब गुजर चुका है। माशाल्लाह सर, आपके तो यानी हम कह सकते हैं कि पहले तो बैकग्राउंड जो है वो अंदरून लाहौर से जी, यानी आप प्योर लाहौरी हैं, जिसको 100% प्योर लाहौरी हैं। फिर उसके बाद ऐसा फैमिली बैकग्राउंड जो कि कारोबारी है और जहनीत भी वही है। जाहिर सी बात है, जब बंदा इस तरह के माहौल में परवरिश जिसकी हो रही हो, तो तकरीबन 80-90% माइंड वैसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। तो एक आपने उनके समझने के काउंटर उनको किया, उनके अगेंस्ट आप चले गए, इसको हम सिंपल अगर वर्ड्स में यही कह लें। और फिर उसके बाद आपने लाहौर के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में से जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस की एक अपनी अहमियत है, एक अपना नाम है, और जीसी जो है वो अपना एक नाम रखता है।
और दोनों में आपने तालीम मुकम्मल की, और जब उसके बाद आपकी जो है वो पोस्टिंग स्टार्ट हुई आपकी, यानी जॉब स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर भी आपको जो है वो सिविलेंस कॉलेज के अंदर जो है ना वो तकरीबन आपको काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर टाइम हो चुका है। और मेरी बल्कि लाइफ का सबसे मतलब खुशी का दिन ये था कि जब मैं अपने कॉलेज में जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे प्रोफेसर बना, तो वो मेरी लाइफ का अब तक का मेरे ख्याल में सबसे खुशी का दिन था। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, टीचिंग जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने अपने एक टीचर से इंस्पायर होकर केमिस्ट्री को जो है वो ऑप्ट किया, बिल्कुल। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है, अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करें कि आज का जो टाइम है, जिस तरह आजकल कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो कर रही है, और ना सिर्फ ग्रो कर रही है बल्कि इसकी जो है ना मल्टीपल इसकी सब फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई, जिसमें एआई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो सब के सब जो हैं। अगर बीइंग अ टीचर मैं इसके ऊपर बात करूं तो सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो एआई या कंप्यूटर साइंस के आने के बाद जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है ना वो केमिस्ट्री है। बिल्कुल सही है। चाहे हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, चाहे हम टीचिंग की डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आपका इसके हवाले से जो है वो क्या एनालिसिस है? अच्छा, मेरा अब जो सा एनालिसिस है, पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है हम लोग इफेक्ट भी हो रहे हैं केमिस्ट्री वाले जिनसे हैं। उसमें हुआ ये कि जब कोई 2020 में कोरोना ने पूरी कोविड जो सा था, बिल्कुल, उसने दुनिया पर अटैक किया, तो पूरी दुनिया जो सी थी वो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ चली गई। ठीक ठीक। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जब दुनिया गई तो ऑब्वियसली कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, इसका इस्तेमाल दुनिया में बढ़ गया, ठीक। और लोग कहना शुरू हो गए, और वो रहा वही 2-3 साल तक उसका इम्पैक्ट रहा, और पाकिस्तान भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ जी। तो लोगों में, मैं कहूँगा, मिस कंसेप्शन पैदा हो गई। लोगों में ये पैदा हुआ कि जो कंप्यूटर है वही फ्यूचर का जो सा है वो सब कुछ होगा, बिल्कुल, ऑल इन ऑल होगा, और ये जो बेसिक साइंसेज हैं, नेचुरल साइंसेज हैं, अलाइड साइंसेज हैं जी, इनकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी। लेकिन मैं इसको सख्ती से कंडेम करता हूँ जी, और मेरा नहीं ख्याल है कि नेचुरल साइंसेज जो सी हैं उनकी वैल्यूज़ कभी कम हो सकती है, बेसिक साइंसेज की वैल्यूज़ कम हो सकती है। मतलब मैं बात करता हूँ कि हम लोग केमिस्ट्री में पीरियड टेबल पढ़ते हैं जी, और उसमें एलिमेंट्स हैं। अगर उन एलिमेंट्स का किसी को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे कोई कंप्यूटर बना सकता है, कैसे वो मतलब कुछ कर सकता है। और हमारे मेडिकल स्टोर में आप चले जाएं, सारे के सारे केमिकल्स हैं जी, हम केमिकल से घिरे हुए हैं जी। और अगर केमिस्ट्री, मेरे ख्याल में जो केमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेसिक नॉलेज इसका होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बंदा कंप्यूटर की फील्ड में भी है। बिल्कुल। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लूँगा कि मैंने भी दुनिया को देखी, जो सा अपना सबसे जो बड़ा बेटा है वो उसका एडमिशन बड़े आराम से इंजीनियरिंग में हो रहा था, तो मैंने उसको फास्ट में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले दिया। उसने एफएससी इंजीनियरिंग की और पिछले तकरीबन वो 6 माह से अब फारिग है। हुआ ये कि जो कंप्यूटर में लोग अंधाधुंध गए जी, उससे हुआ ये कि वो फील्ड्स अब सुपर सैचुरेट हो चुकी है बिल्कुल, और लोगों को जो सा है वो बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ा लिखा आदमी जो सा है वो झाड़ू लगा रहा था, तो और वो सुथरा पंजाब में वो कह रहा था मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रेजुएट हूँ मैं और मजबूरी है घर वालों का पालना है, मतलब हमने तो मतलब मैं ये कहूँगा कि केमिस्ट्री जो सी है उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। और ये लोग जो से हैं लोग पछताएंगे जो केमिस्ट्री छोड़कर कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं। जी। तो होना यही है कि जो इसकी दोबारा से ये पहले भी एक दफ़ा हुआ था लेकिन बड़ी जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि केमिस्ट्री के बगैर गुजारा नहीं है। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि लोग बड़ी जल्दी वापस आएंगे और फिर दोबारा से एक दफ़ा केमिस्ट्री और इस तरह की साइंसेज जो सी दूसरी बायो फिजिक्स वगैरह इनकी दोबारा से रेल पेल हो जाएगी। जी सर, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको एलेबोरेट कर दिया। आपने केमिस्ट्री के जो है वो सारे प्रोज बता दिए हैं और डेफिनेटली जिस तरह आप बता रहे हैं नेचुरल साइंसेस को कभी भी हम जो है वो इनको डिनाई नहीं कर सकते। जी सही। लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं स्पेशली जो स्पेसिफिकली केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं या इवन के बायोलॉजी डील कर रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों को तकरीबन एक ही यूनिट में जो है वो कंसीडर करते हैं, तो ये अपना रोल किस हद तक प्ले कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के रिवाइवल के लिए? हाँ, आजकल मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं कॉलेजेस के, जी, इनको थोड़ी सी खासकर केमिस्ट्री और इस तरह के नेचुरल साइंसेस के हैं, जी, इनको चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। जी। और ये आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है कि आपने ये बेड़ा उठाया और ये बड़ा ही नीड ऑफ द आवर जिसे बोलते हैं वो है इस वक्त के लोगों को आगाही दी जाए कि वो लोग गलत सिमत में जा रहे हैं। रहनुमाई करना पैगंबर का, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब वतीरा है, उन्होंने ही शुरू किया हुआ ऐसे, तो हमें भी लोगों की रहनुमाई करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। और जब आपने कहा कि मैं इस मौजू पे बात करना तो बड़ा खुशी हुई मुझे कि चले मैं भी एक इस कार्य खैर में कोई हिस्सा डाल सकता हूँ। आपका शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा मज़ीद इस बात को बढ़ाऊँगा
अभी आपने जिस तरह सोशल मीडिया की बात की है, तो सोशल मीडिया के हवाले से ना मेरे माइंड में 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं, आपकी इजाज़त से मैं पूछना जी चाहूँगा प्लीज़ आपसे। प्लीज़। सर, सोशल मीडिया को देखा जाए तो आपका माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन, खाली अगर सिविल लाइंस का देख लें तो तकरीबन मिला के 34 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है। जी ऐसे ही। और अगर कहा जाए तो आपने डिफरेंट जनरेशंस को अब तक डील कर लिया है। जी, ऐसे यानी ही। स्टूडेंट्स तो कहना ये तो कम है, आपने जनरेशंस को डील किया जी है। ऐसे ही है। और डेफिनेटली अब इस टाइम की जो जनरेशन जिसको आप डील कर रहे हैं, उसके लिए एक कॉमन सी जो टर्म है वो जेनजी है। जी, कि ऐसे जो ही। आपके पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो जेनजी स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ठीक है। तो जब आपने अपने करियर का स्टार्ट किया, वो जो स्टूडेंट्स थे और उसके दौरान जो स्टूडेंट्स आए और जो आज के स्टूडेंट्स हैं, इनको आप किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं और आप किस तरह से आज के स्टूडेंट्स को डील करते हैं जो कि जेनजी हैं, और इनको कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में डील करना टफ है जो कि इससे पहले थे? जी ऐसे ही। तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस इसके हवाले से शेयर कीजिएगा कि आपने किस तरह से जो है ना वो इनको डील किया और अपनी स्ट्रेटजीज़ क्या अप्लाई की हैं, ताकि बाकी जो आपके देखने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो टीचर्स हैं, वो आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा ले सकें। हाँ जी, उसमें ऐसे था कि जब हम लोग स्टूडेंट थे जी। तो हम लोग अपने टीचर की हर बात पे अंधाधुन, जो भी टीचर थे, मैं किसी एक का नाम ले रहा था, हम उस पर बिलीव करना होता था कि टीचर ने बताया, उनका नॉलेज है। हाँ जी। आज जो बात डिफरेंट हो चुकी है वो ये है कि अब आप बच्चों को गलत नहीं पढ़ा सकते। हाँ जी, बिल्कुल। बच्चा आप पढ़ाएंगे, बच्चा 1 मिनट में जाके गूगल करेगा, एआई से पूछेगा जी। कि सर ने ये बताया था और है असल में ऐसे। हाँ जी। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अब टीचर को ज़्यादा अलर्ट होना है। हाँ जी। टीचर को अपने लेक्चर को, बच्चे जो उनसे हैं वो अब तरह तरह के लेक्चर्स उनको अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। जी। तो आपको अपने लेक्चर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, और एक ऑर्डिनरी टीचर से किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बना जाता है, बिल्कुल। उसकी टेक्निक्स आपको सीखनी है। बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के आपको सारे के सारे मतलब तरीक़ेकार आने चाहिए, और किस तरह से एक आप इम्प्रेसिव लेक्चर दे सकते हैं। और आपको ये मैं कहूँगा कि अगर आपका लेक्चर तैयार नहीं है तो आप कभी भी क्लास में ना जाएं, छुट्टी कर लें और विदाउट प्रेपरेशन क्लास के अंदर एंटर ना हो। चाहे आप 34 साल से पढ़ा रहे हैं, लेक्चर पहले अच्छी तरह से तैयार करें उसको। अगर आप में से आपको खुद को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी बारे में कोई शक है, शुबा है, नए टीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप पहले उसको गूगल करें, उसको देखें कि दुनिया वाले उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें क्या उसका कंसेप्ट है। एंड आफ्टर दैट आप क्लास में जाएंगे और अपने इंटरेस्टिंग सा लेक्चर बच्चों को देंगे। आजकल जो टीचिंग है वो टीचिंग है नहीं जी। असल में। हमारे जो क्लासरूम्स हैं इनको हम अब लेक्चर थिएटर कहते हैं। अच्छा, अब जब लेक्चर थिएटर, लेक्चर थिएटर आपने एग्जैक्ट टर्म में यूज किया। हाँ जी, लेक्चर थिएटर्स हमारे यहाँ पे जो सही हमारे साथ ही जहाँ हम बैठे हुए हैं, साथ में कमरा है, क्लासरूम है, इसको हम लेक्चर थिएटर कहते हैं। अच्छा। तो पहले मैं हैरान था कि भाई लेक्चर थिएटर कहते हैं, थिएटर में तो ड्रामे होते हैं जी। तो बाद में मुझे पता लगा भाई कि जो टीचिंग है ये भी बच्चों के सामने एक ड्रामा करने का एक आर्ट है। आप टीचर्स टीच नहीं कर रहे होते, आप बच्चों को नॉलेज ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और नॉलेज ट्रांसफर करना दुनिया के एक मुश्किल कामों में से एक काम जी। और उसमें आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है। मुझे याद है मेरे इंग्लिश के एक टीचर थे, तो वो रेड शूज पहले एक कहानी होती थी, उसमें अलग अलग करेक्टर होते थे। तो वो मैंने देखा वो पढ़ाते थे तो अपनी आवाज़ चेंज करते थे। किसी का बात कर रहे होते थे कि वो कैरन जो सी थी वो बोली है तो वो लेडीज आवाज़ निकालते थे। अगर इसी तरह कोई बूढ़े की थी तो बूढ़े की आवाज़ निकालते थे। कोई मतलब इस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक। तो अब जो जेनजी है इसको आप अगर जो पुराने और बोसीदा तरीकों से पढ़ाएंगे जी, तो फिर ये वाकई केमिस्ट्री छोड़ के कंप्यूटर की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनको कंप्यूटर जो वो चला रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें और भी देखने की मिल जाती हैं जी। तो वो इसलिए फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपको मालूम है, जॉब्स की जो सी है बड़ी प्रॉब्लम है जी। और गवर्नमेंट को चले बात कर रहे हैं हम, लेकिन गवर्नमेंट जो सी है उसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है जी। और वो जो सा है वो एक तरह से तालीम को डिस्करेज कर रही है जी। तो गवर्नमेंट सीएम साहिबा से मेरी बड़ी गुजारिश है और मेरे ख्याल में अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, एक मेरे बड़े करीबी जानने वालों के दोस्त आए चाइना से जी। तो वो मेरे दोस्त ने पूछा कि पाकिस्तान भी अगर चाइना जैसी रैपिड तरक्की करना चाहता है, चाइना आपको मालूम है 1949 में इंडिपेंडेंस उसने हासिल की है, हमसे 2 साल बाद, और आराम से हम कह सकते हैं वो इस वक्त हमसे 50 साल आगे चल रहा है जी। तो उसने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, वो एक भी सिंपल सा ही आदमी था वो भी चाइना का, तो उसने कहा पाकिस्तान अगर रैपिड तरक्की करना चाहता है तो क्या एक काम है जो पाकिस्तान में किया जाए। तो वो काफ़ी देर तक सोचता रहा तो उसने कहा कि आप अपनी टीचिंग जो सी है ना, टीचर्स को सबसे हाईली पेड कर दें। अच्छा। उसने कहा टीचर्स को सबसे हाईली पेड कर दें, हमारे तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का है टीचर 15,000 में बड़ा खुश होता है जी। और बड़ा अच्छा पढ़ाता है। उसने कहा नहीं, कहता अगर आप सबसे ज़्यादा हाईली पेड करेंगे तो उससे होगा क्या, इस वक्त आपके सारी जो जेनजी है या कोई सी भी जनरेशन है वो सारे के सारे लोग CSS करना चाहते हैं जी। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। अगर आप
टीचर को सबसे ज़्यादा हाईली पेड कर देंगे तो उसका ऑटोमेटिक मतलब क्या होगा? जी। उसका मतलब ये होगा कि लोग CSS नहीं करना चाहें, लोग टीचर बनना चाहेंगे। टीचर बनना चाहेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा हाईली पेड है, उनको एक घर मिला जाए, उनको मुलाजिम मिले जाए, उनको प्रोटोकॉल हो, तो उससे होगा ये कि सबसे बेहतर लोग आपके जिनसे आपके मुल्क में होंगे वो टीचर बनना चाहेंगे। जबरदस्त। अच्छा, जब वो टीचर बनना चाहेंगे वो सबसे अच्छे लोग हैं, और जब वो टीच करेंगे तो वो सबसे अच्छे साइंटिस्ट पैदा करेंगे जी, वो सबसे अच्छे केमिस्ट पैदा करेंगे, वो सबसे अच्छे डॉक्टर्स पैदा करेंगे। तो अगर ऐसा कर लिया जाए और मुल्क तरक्की करेगा जी, यानी कि हमारे पास अगर आप हाँ जी ऑटोमेटिकली पूरा मुल्क हमारा जो सा वो चेंज हो जाएगा। ये जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, ये इसी वजह से है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर को खासकर इस दौर में बहुत ज़्यादा नीचे दबाया गया है जी। और ऐसा कभी भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी सर, इससे ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि गवर्नमेंट चाहे किसी भी पार्टी की आए, हम किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं लेते, टीचिंग वाला जो तबका है ना, जो एजुकेशन सेक्टर है, वो नाखुश दिखाई देता है उससे। यानी उनके डिफरेंट मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होते, उनके एहतजाज जो है वो चलते हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं कि टीचर्स के ऐसे कौन से मुतालबात हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा और उनको कैसे एड्रेस कर देना चाहिए ताकि ये मसला एक दफ़ा ही हल हो जाए? असल में चलें, आपने एक क्वेश्चन पूछा। फॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर सिविलियंस कॉलेज में हमारी एक लोकल यूनिट होता है पॉलिटिकल, जी, जिसमें प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी होते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं उससे बता रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं चलें इस कॉलेज में 34 साल मैंने गुजारे जी। तो उसके साथ मैं यहाँ पे आजकल लोकल यूनिट जो हमारे पास है, सारे प्रोफेसर्स ने मुझे सिलेक्ट किया हुआ है एज ए जनरल सेक्रेटरी जी। और कभी कभी हमें भी प्रोटेस्ट करना होता है। अच्छा। तो साथ साथ जाते हैं हम सबके और कोशिश करते हैं कि हुआ ये है कि एक रियासत दो दस्तूर, जी, ये यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। ठीक है। हुआ जो भी एक बजट आता है हर साल और उसमें कुछ जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कुछ इंक्रीमेंट मिलता है महंगाई के लिहाज से, ठीक है। वो पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है, माँ सिवाय पंजाब के। अच्छा। हमारी 2023 और 24 दिसंबर 2024 है आई थिंक सो, जी, एक नोटिफिकेशन निकाला गया जिससे हमारी एक लीव इनकैशमेंट होती है, ठीक। जो कि हमारे जमा हो रहे होते पैसे, हमारे कोई लीव्स का सिस्टम होता है, उसके हमें पैसे मिलते हैं जो कि तकरीबन कोई 3 मिलियन के करीब होते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है कि अब वो टीचर्स को या सरकारी मुलाजमों को नहीं मिल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में, सिर्फ पंजाब में, बाकी सारे सूबों में मिल रहा है, वफाक में मिल रहा है। इसी तरह से हमारी जो पेंशन है उसको पहले रनिंग बेसिक पे होती थी, अब इनिशियल बेसिक पे कर दिया, इससे भी तकरीबन कोई 40-50% जो सा वो कट लग गया। अच्छा। अगर मतलब जैसे मैं इसको ऐसा समझाता हूँ कि अगर कोई पहले 1 लाख रुपए पेंशन ले रहा था, जी, तो अब उसकी पेंशन जो सी है जी आजकल के दौर में अगर वो रिटायर होगा तो वो 50,000 हो जाएगी। जी। तो आपको मालूम है कि जब बंदा रिटायर हो रहा होता है उसने अपनी सारी ज़िंदगी, जैसे मैं था, मैंने बिजनेस को छोड़ के मैं इस काम में आया हूँ, बिजनेस में कर रहा होता, मेरे 2-3 भाई इस वक्त एंटरप्रेन्योर हैं, बिल्कुल, और वो करोड़ों से भी ऊपर है। तो लेकिन मैं वो छोड़ के टीचिंग में आया, पाकिस्तान को सर्व करने की मेरी ख्वाहिश थी। तो उसमें अब हुआ ये है कि जब आप बूढ़े हो रहे हैं आप जी, और बूढ़े हो रहे हैं तो आपके कट लग रहे हैं, आप ऐसे कर दिए जाएंगे कि अभी हमारे पास थोड़े दिन पहले एक रिटायर्ड प्रोफेसर आए, जी, तो हमने पूछा भाई कैसी अच्छी माशाल्लाह ज़िंदगी गुजार रहे रिटायर्ड लाइफ, तो कह रहे मैं तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। ये सुन के हमारे जो है ना, जिसे कहते हैं हाथों के तोते यकीनन उड़ गए कि एक आदमी जो सारी ज़िंदगी 35-36 साल काम कर चुका है वो दोबारा से जॉब ढूंढ रहा है, और वजह उसकी यह है कि उसको पेंशन से इतने पैसे नहीं मिल रहे कि वो अपने दवाइयों के खर्चे, अपने घर का किराया और सारी चीज़ें मीट कर सके। तो अब मेरी जगह आप भी होते तो आप भी प्रोटेस्ट करते कि अगर चले ठीक है पूरे पाकिस्तान में सिस्टम चल रहा तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पंजाब ही क्यों, बाकी सारे सूबों में है, पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है, पाकिस्तान को पैसे नहीं है इसलिए हम ये कट लगा रहे हैं, तो बाकी सूबों में क्यों हो रहा है, सिर्फ पंजाब में क्यों? तो इसलिए ये जो हमारे सारे के सारे लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। जी। अच्छा सर, गवर्नमेंट सेक्टर तो चलें एक डिफरेंट है, अब टीचिंग जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बूम कर चुकी है। जी ऐसे मैं रात को एक जो है वो रफली एक एस्टिमेट लेता था कि सिर्फ लाहौर के अंदर जो ट्यूटर्स रजिस्टर्ड है ना या टीचर्स जो प्राइवेट हैं उनकी तादाद तकरीबन 1.5 से 2 लाख है, यानी जिनका जो है ना वो कोई रिकॉर्ड वगैरह के स्कूल्स वगैरह में डिफरेंट है। जी। इसके अलावा भी बड़े ऐसे जो है ना वो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं डिफरेंट ट्यूशंस की फॉर्म में या और डिफरेंट अकेडमीज के अंदर जिनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो उनका उतना ही ज़्यादा जो है ना वो इस्तेहसाल करता है। या तो किसी टीचर को बहुत ज़्यादा ही नवाज देता है, तो या किसी टीचर को जो है ना उसका इतना ज़्यादा उसको डिस्करेज कर दिया जाता है कि वो फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब रहता है और विदाउट नोटिस जो है वो टीचर्स को फारिग कर दिया जाता है। यानी अगर अब देखा जाए तो आजकल ये जो जून जुलाई अगस्त जिसको हम ऑफ सेशन कंसिडर करते हैं,
ये ऑफ सेशन की टर्म बेसिकली हमें मिली ही प्राइवेट सेक्टर से है कि वो इस दौरान टीचर्स को फ्री कर देते हैं। तो आप प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आपका भी नाम एक बड़े इदारे के साथ जो है वो जुड़ा रहा है, आपने ना सिर्फ उनकी जो है वो बुक्स के अंदर अपनी खिदमत जो है वो दी, बल्कि उनकी टीचिंग स्टाफ को भी काफ़ी हद तक ट्रेन किया है। तो प्राइवेट सेक्टर जो टीचर्स के साथ ये सलूक करता है, आप इसको किस तरह जो है वो एड्रेस करेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो सा है वो एक क्या बेलगाम घोड़ा कहेंगे उसको, उस तरह से पाकिस्तान में छोड़ा गया है जी। और इंतज़ार किया जाता है कि कोई नागहानी कोई आफत आए और फिर इनके साथ कुछ किया जाए। जैसे अभी पीछे काना में आपने सुना होगा कि भाई छत गिर गई और 14 हाँ जी, नन्हे फूल जो है वो इस दुनिया से चले गए। तो उसके बाद सोचा गया कि एकेडमीज़ को प्राइवेट करना चाहिए, एकेडमीज़ के फिटनेस बिल्डिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये जो नून लीग की गवर्नमेंट ही है, ये कई दफ़ा इक़्तिदार में आ चुकी है, कोई 30 साल के करीब इक़्तिदार में थी। पिछले 80 साल पाकिस्तान को तकरीबन बने हुए हो गए हैं, तब क्यों नहीं रजिस्टर किया गया? क्यों हम एक्सीडेंट का इंतज़ार करते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो मैंने पढ़ाया, ऑब्वियसली पढ़ाया प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो मेरे ख्याल में उस प्राइवेट सेक्टर की तरह गवर्नमेंट सेक्टर को भी चलाया जा सकता था जी। लेकिन यहाँ पे कोई ना पॉलिटिकल विल है, ना हमारे पास जो सा है, ना कोई तरीक़ेकार है। गवर्नमेंट असल में करने वालों को गवर्नमेंट करनी ही नहीं आती। असल में होना चाहिए जो सबसे कॉम्पिटेंट बंदा है वो वज़ीर मतलब एजुकेशन होना चाहिए, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन होना चाहिए। और पाकिस्तान की एजुकेशन को, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक और वाक़या हुआ ऐसा कि ड्यूक एडनबरा जो थे, मैं पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि 1960s में पाकिस्तान आए और ना उनके इस्तकबाल के लिए बच्चे एयरपोर्ट पर खड़े थे जी और उनको फूल दे रहे थे, वो बच्चों को प्यार कर रहे थे और वो अपने कंट्री में एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो उनका बड़ा ख्याल था कि देखो वो पाकिस्तान के बच्चे जो उनसे हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप, किसी बच्चे से पूछा क्या बनोगे? तो मैं डॉक्टर बनूंगा। उस आगे से पूछा आर्मी अफसर बनूंगा, किसी ने कहा मैं CSP बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। तो वो जो साथ में खड़े थे जनरल अयूब, हाँ, वो बड़े खुश हो रहे थे, मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो कैसे हैं, पाकिस्तान के अच्छे बच्चे हैं जिस सारे के सारे को बड़े बड़े बनना चाह रहे हैं जी। तो उसने आके जब सबसे मिल चुका वो, तो उसने जनरल अयूब से कहा कि योर नेशन इन डेंजर, योर नेशन इज़ इन डेंजर। वो यूँ कहाँ का बकर रह गया कि मेरे मुल्क के सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं जी और आप कह रहे हैं आपका मुल्क ख़तरे में है जी। तो उसने कहा कि मैंने जब पूछा है, किसी एक बच्चे ने भी नहीं कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। आपकी क्रीम जो सी है वो टीचर नहीं बनना चाहती। तो वो कैसे होगा पॉसिबल कि क्रीम आपकी टीचर नहीं है, जिसको कहीं काम ना मिले वो टीचर बन जाए? बिल्कुल। तो फिर कैसे सिस्टम जो सा है, आपको पाकिस्तान को जितना पैसा अगर वो आर्मी में लगा रहा चले उतना नहीं, तो उसने करीब एजुकेशन में लगाना चाहिए। अगर पाकिस्तान सही मायनों में तरक्की करना चाहता है, सही मायनों में वो एक एटॉमिक पावर है, जब हम कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, साथ में पता लगता है $97,000 के मकरूज हैं जी। और सब कुछ मेरे ख्याल में तो सारी की सारी खुशी जो एटॉमिक पावर की है वो मान पड़ जाती है जब पता लगता है कि हम सब लोग मकरूज हैं। तो पता नहीं कितने कितने लाख के अगर कैलकुलेट किया जाए तो हर एक पाकिस्तानी मकरूज है। सही सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक स्पेशली ये स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब जो है ना वो अगस्त में अपकमिंग जो MD कैट का टेस्ट है, और MD कैट में देखा जाए तो केमिस्ट्री सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ही कंसीडर किया जाता है जी जी। आप अपने स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे कि वो इस टाइम किस तरह केमिस्ट्री को डील करें ताकि अपना अच्छा स्कोर करके वो अपनी सीट आगे सिक्योर कर सकें? असल में देखें, मेरे ये जो सुन रहे होंगे इसमें अमीर बच्चे तो जो उनसे MD कैट जो उनसे बनाया गया है जी, वो मैं तो समझता था शायद अमीर बच्चों के लिए जी, क्योंकि अमीर बच्चे जो उनसे हैं वो ठंडे एयर कंडीशन कमरों में बैठ के अच्छे से अच्छे टीचरों से तैयारी कर लेते हैं जी, और जो गरीब बच्चे हैं वो बेचारे फीस नहीं दे पाते। इसमें मैं यहाँ पर मतलब अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि उसने जो कॉलेजेस के अंदर जो सा है ये शुरू की है MD कैट की क्लासेस, ये बड़ी अच्छी हैं और हमारे कॉलेज में भी हो रही है MD कैट की क्लासेस। लेकिन मैंने जिस तरह से वो लोग प्राइवेट सेक्टर वाले जो उनसे हैं वो मेहनत करते हैं MD कैट पे, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग पूरा साल MD कैट की तैयारी करते हैं, उसके क्वेश्चंस बैंक तैयार करते हैं जी, और उनके फोटोकॉपीज तैयार करते हैं, वो किस तरह से बच्चों को क्या करना है, उनके पास पेपर्स लेते हैं, सॉल्व करवाते हैं जी। अभी हम उस जगह नहीं पहुंचे। तो बच्चों को आपने जैसे पूछा कि क्या करना चाहिए, असल में मैंने जो ये 30 साल में देखा है कि जो MD कैट में पहली बात कोई सी चीज़ भी जो उनसे वो बुक से बाहर नहीं आ सकती। अच्छा। तो हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं उसमें हम जो सा है वो जानबूझ के बात मुश्किल पेपर्स बनाते हैं ताकि बच्चे जो उनसे हैं वो डिस्करेज हो जाएं और एकेडमीज़ का रुख करें कि हमारी तैयारी तो अच्छी नहीं है। सही। हालांकि होता यह है कि बुक की लाइंस से आप हट के पेपर बना ही नहीं सकते। तो अगर एक अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है, उसके पास हाइलाइटनर है,
उसके बाद बुक्स हैं। एमडी कैट में जैसा पेपर है उस बच्चे को पता होना चाहिए कि एफएससी प्लस ए लेवल से आएगा, तो उसको ए लेवल की अच्छी जो सी एक दो किताबें हैं उसका पता होना चाहिए। ए लेवल का भी वो एडिशन करते हैं? ए लेवल का असल में हुआ ये है कि जो एमडी कैट के पेपर जब होता है उसमें एफएससी और ए लेवल वालों को इक्वल चांस दिया जाता है। ठीक है। अब सिलेबस दोनों का डिफरेंट है, तो एमडी कैट जो यूएचएस का सिलेबस है वो दोनों के कॉमन टॉपिक्स निकाल लिए जाते हैं। ठीक है। जो एफएससी में भी हैं और ए लेवल वाले भी पढ़ते हैं, उन कॉमन टॉपिक्स का वो सिलेबस उसे कहते हैं जी हम ये यूएचएस का सिलेबस। जी। तो अगर वो पढ़ लिया जाए बच्चों से ध्यान से और उसको अच्छी तरह से काम कर लिया जाए तो कोई मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है कि केमिस्ट्री का पोर्शन जो सा है वो बच्चों से ना हो सके। कंसेप्चुअल उस बच्चे ने ज़रूर पढ़ा हो, किसी अच्छे टीचरों से पढ़ा हो और उसके कंसेप्ट अच्छे हों, तो मेरा ख्याल है कि जो भारी भरकम फीसें हैं जो बच्चे देनी पड़ती हैं पेरेंट्स के ऊपर, असल में बच्चों को कहाँ देनी पड़ती हैं, पेरेंट्स को देनी पड़ती हैं। और आजकल जितनी महंगाई है उसमें पेरेंट्स के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर जो बुक्स को अच्छी तरह से देख लिया जाए और जो टेक्स्ट बुक के सिलेबस की हैं उनको ध्यान से पढ़ना सबसे अहम बात है, और यही सबसे बड़ा राज है एमडी कैट करने का। जी सर, ये कुछ आपके करियर से रेलिवेंट क्वेश्चन थे, कुछ प्रोफेशनल क्वेश्चन थे। अब मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस अगर पूछ लूँ तो उसकी इजाज़त है मुझे? हाँ जी, अगर जो बताने वाले हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा। जी सर, पहले बताइएगा कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज थी कि अरेंज थी? मेरी जी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज है, तो सर ये आपने फैमिली में की या आउट ऑफ फैमिली हुई है? ये मेरी आउट ऑफ फैमिली थी जी। अच्छा जी, लव मैरिज भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने फैसला ये किया कि पेरेंट्स उनसे हैं उस वक्त, अभी ये बात तकरीबन आज से कोई 26-27 साल पहले की है जी। तो उस वक्त अभी भी जो था वो लोगों में शर्म हया थी, और माँ बाप, मेरी माँ ने मेरे से कहा कि भाई ऐसा कर लें, तो दैट विल मतलब मेरे भाइयों ने कहा, तो उस वक्त मुझे समझ में आई, फिर सारी चीज़ें सोची उस वक्त जी, तो मुझे लगा कि शायद अरेंज मैरिज ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो सर आप अपनी मैरिज लाइफ के हवाले से कितना हैप्पी हैं, यानी आप माशाल्लाह उसको कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत खुश हूँ, और 4 मेरे बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं मेरी, और कोशिश मैंने की, जैसे आपको पता है मैं बैकग्राउंड अच्छा नहीं है लेकिन मैं उनको अच्छी से अच्छी तालीम दे रहा हूँ, और ये सारा कुछ काया पलट हुआ जब मैं एक दुकानदार से चेंज होके एक टीचर बना। अब उम्मीद है कि जो मेरी सारी आगे नस्ल मेरे से बात चलेगी वो पढ़ी लिखी होगी इंशाल्लाह। जी, तो सर माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया आपके 4 बच्चे हैं, तो एज अ टीचर तो आप हैं, तो एज अ पेरेंट आप उनको कैसे डील करते हैं जहाँ पर उनको आपकी ज़रूरत पड़े किसी भी हवाले से गाइडलाइन से, तो आप किस तरह से जो है ना वो उनके मामलात को जो है वो डील करते हैं, स्पेशली अगर उनको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आती हैं? जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स का जो डिसिप्लिन है उसका भी मसला है, तो अगर आप कभी उसका हम बैकग्राउंड देखें डोमेस्टिक, तो ये वो जो है ना वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो प्रॉपरली डील नहीं कर रहे होते, उनको टाइम नहीं देते। तो आप अपने बच्चों के साथ जो है वो किस तरह का जो है वो एक बॉन्ड डेवलप किया हुआ आपने, कि क्या किस तरीके से आप उनको जो है वो डील करते हैं? अब मेरा ख्याल ये है कि आजकल जो नए शादीशुदा लोग हो रहे हैं या अभी जो मुस्तकबिल में पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको मेरी यही हिदायत है कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहें जी। और जो बच्चों के साथ अगर आप फ्रेंडली रहते हैं तो आप बच्चों से हर बात कर सकते हैं जी। जब आप एक बारोब शख्सियत रहते हैं, उनको डराते धमकाते रहते हैं और उनके ऊपर जो सी थोड़ी सी सख्ती करते हैं, तो बाज़ वक़्त बच्चे आपसे मतलब आपको दिल में बुरा भी मान रहे होते हैं और आपसे बात भी नहीं करते जी। तो सबसे एक अहम बात जो मेरे ख्याल में आज की जनरेशन है, जैसे स्कूलों में भी लिखा है मार नहीं प्यार, तो उसमें यह है कि उनको बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली होना बड़ा ज़रूरी है आजकल जी। और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है जी। आप जिनसे देख रहे हैं कि बच्चे भी घर में बैठे होते हैं, सारे बड़े करीब बैठे होते हैं और हकीकत में बहुत दूर होते हैं, क्योंकि सब अपने अपने सोशल मीडिया में गुम होते हैं और कोई कहीं पहुंचा होता है, कोई अमेरिका पहुंचा है, तो कोई लाहौर है, तो कोई पिंडी है, सब अपने फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह से एक दूसरे से खासे दूर हैं। तो कंप्यूटर ने शायद फेसबुक फ्रेंड तो बहुत पैदा कर दिए हैं लेकिन कोई रियल फ्रेंड कोई नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चों का रियल फ्रेंड बनना पड़ता है। आज जैसे आप बात कर रहे हैं तो रात भी मैं बच्चों के साथ लूडो खेल रहा था अपने। अच्छा। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था, वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी कोई स्क्रॉलिंग करूं और इस तरह से कि जो अपने रेलिवेंट, आपका मोबाइल आपका बड़ा अच्छा दोस्त बन चुका है बिल्कुल, और वो आप जो सब बातें करते हैं वो सुन के उसके मुताबिक ही सब कुछ कर रहा होता है, तो वो आपकी बड़ी पसंद की जो चीज़ें हैं वो जो सा है वो आपको दिखा रहा होता है, तो बड़ा मुश्किल है उसको छोड़ना। लेकिन मैं बच्चों के साथ लूडो खेल रहा था, बच्चों के साथ ओनो खेल रहा था, तो 2-3 घंटे, आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो शायद मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन यह है कि बच्चों को टाइम देता हूँ। उससे भी होता है कि बच्चे जो प्रॉब्लम्स होती है वो मुझसे डिस्कस करते हैं, उनको मैं पढ़ाता भी हूँ। और बायो और केमिस्ट्री तो चलो मेरा अपना सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत बायो में मैं कोशिश कर लेता हूँ क्योंकि बायो मैंने पढ़ी थी
तो बच्चों को इसमें ज़रूर, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन में जा रहे होते हैं सुबह भी शाम में जी। लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं खुद डील करता हूँ। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन अब आपसे लूँगा क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है और आपका बहुत शुक्रिया दोबारा कि आपने हमें टाइम दिया है। जो यंग टीचर्स हैं, स्पेशली जिस तरह अभी आपने बताया कि टीचिंग जो है ना वो एक सेकेंडरी ऑप्शन बनी हुई है आजकल लोगों के लिए, या उस बंदे के लिए टीचिंग है जो किसी काम में नहीं लगा फिलहाल तो वो जो है टीचिंग कर लेता है, लेकिन कुछ पैशनेट टीचर्स भी हैं जिनका ये पैशन होता है कि हम टीचिंग करें, उसमें यंग जनरेशन भी बहुत बड़ी है और आपके भी ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट जगहों पर जो है वो टीचिंग कर रहे हैं। जैसे तो आज के इस डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपनी टीचिंग स्किल्स को किस तरह इंप्रूव करें और किस तरह अपने आप को इस करियर में स्केल करें ताकि एट द एंड उनको कोई किसी किस्म का रिग्रेट ना हो कि उन्होंने इस करियर को अगर चुना तो उन्हें एट द एंड कुछ मिला नहीं है इससे? उन लोगों को मेरी एडवाइस यही होगी कि भाई बात यह है कि काम ज़िंदगी में वो करें, पूरी ज़िंदगी वो वाला काम करें जिसमें आप इंजॉय करते हैं। जी। मतलब मैंने एक सुना था जी, 2 भाई थे और दोनों ने इकट्ठा काम करना शुरू किया और एक भाई जो था वो मिलीनियर ट्रिलियन बन गया, बिलियन बन गया और एक भाई फ़कीर बन गया और इकट्ठा काम शुरू किया। तो उन दोनों का जब इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया, भाई जो मिलीनियर बन गया था उससे पूछा गया, भाई तुमने क्या ख़ास काम किया, तुम इतने तरक्की कर गए उसी काम में जिसमें आपका भाई तकरीबन फ़कीर बन गया। जी। तो उसने एक सिंपल सा जुमला बोला कि जब मैं ये काम करता था तो मैं एंजॉय करता था जी। और जब मैं एंजॉय करता था तो मैं थकता नहीं था। और दूसरे भाई से जब पूछा गया तो उसने कहा, जब मैं ये काम करता था तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी और मैं जो सा था वो बिल्कुल भी काम करने को दिल नहीं चाहता था, मैं कोई और दूसरे काम शुरू करता था। तो सिंपल सा इसमें लेसन ये है कि आप काम ज़िंदगी में वो करें जिसमें आप इंजॉय करते हैं। जी। मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो काफ़ी दिनों से और आप जाके टीचिंग करें तो आपकी तबीयत ठीक हो जाए। तबीयत ये है टीचिंग का जो सा जुनून है। जी। तो टीचर्स मेरे ख्याल में या तो अच्छे टीचर होते हैं या कुछ नहीं होते। बुरा टीचर की लैंग्वेज जो सी है या इस्तिलाह है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो टीचिंग करें और बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने वाली बात है। अगर आप अच्छी टीचिंग नहीं कर रहे, बंदे को पता लग जाता है जब वो कोई 2-3 साल टीचिंग करता है और वो देखता है कि मैं कैसा टीचर हूँ, तो उसको चाहिए कोई और फील्ड। ये बड़ी एक डेलिकेट, बड़ी सेंसिटिव किस्म की जॉब है। जी। इसमें आपको एक अच्छा टीचर, मतलब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो इसलिए टीचर हैं कि उनको एक तनख्वाह मिल रही और कभी ज़िंदगी में उन्होंने पढ़ाने की कोशिश नहीं की। जी। मेरे पास यहाँ पर मैं टीचर हैं, मेरे दोस्त हैं मुदस्सिर साहब, उनका जिक्र किए बगैर मैं मतलब पॉडकास्ट को ख़त्म नहीं करूँगा। मुदस्सिर साहब का मैं सीनियर हूँ इन सर्विस। जी। तकरीबन 2 साल पहले मैं सर्विस ज्वाइन की थी, लेकिन वो मेरे क्लास वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। अच्छा। तो जब वो आए यहाँ पर तो मैं उनका सीनियर था, तो मैं उनको समझा रहा था भी कि गवर्नमेंट जॉब कैसे करते हैं, जी। किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अब मैं ये जुमला बोल रहा हूँ कि अगर आपने टीचर अच्छा बनना है तो जैसे मुदस्सिर साहब ने ज़िंदगी गुजारी है जी। उसको अगर आप कॉपी कर लें जी। तो आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। इसमें उनकी जो मेन बातें थी वो ये थे कि एक ऑनेस्टी से काम करना है। जी। एक जो सा जी अपनी टीचिंग को नंबर 1 पे रखना है लाइफ में, और बच्चों को, जो बच्चे तालिब इल्म हैं उनको अपने घर के बच्चे अपने जैसे अपनी असल औलाद है उस तरह पढ़ाना है। जैसे मैं आदिल को पढ़ाता हूँ, मेरा बेटा है, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो वो कोई अगर वाजिद है तो मैं उसको गंदे तरीके से पढ़ाऊँ, ये नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादती है। जब बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी। तो जैसे आप पढ़ा रहे बल्कि उससे ज़्यादा, वहाँ पर तो एक बच्चा था आपका आदिल, वहाँ पर आपके जो हैं वो कई 20 या हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जी। जिनको आपने पढ़ाना होता है और वो सारे के सारे एक अपने ख्वाबों को आंखों में सजाए बैठे होते जी। हैं और आप उनको अच्छा ना करवाएं तो आप उनके मुस्तकबिल से खेल रहे होते हैं। सर एक अब लास्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह, इसके बाद जो है ना अपनी डिस्कशन को हम कंक्लूड करेंगे। अभी आपने मुदस्सिर साहब का जिक्र किया। जी। मुदस्सिर साहब आपके क्लास फेलो भी रहे हैं जी। और उसके बाद आपके साथ एक लंबे अरसे से जो है वो प्रोफेशनली भी जो है वो अटैच हैं। जी। तो यकीनी तौर पर आप दोस्त भी थे। जी। जी। और ये बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब आपका दोस्त जो है ना वो आपके साथ एक प्रोफेशनल भी ज्वाइन कर ले। जी। तो आपका जो उनके साथ इतना लंबा सफ़र है, यकीनन आपकी उनके साथ बड़ी अच्छी इसमें यादें भी होंगी। तो आप किस तरह से अपनी दोस्ती को डिफाइन करेंगे अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ओपिनियन लें? अब क्या कहें, हमारी दोस्ती जैसी है जी, कहेंगे जी वो हमारी जैसी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कभी कभी हम ऐसी बातें हो जाती हैं। पिछले दिनों कुछ सालों पहले हुई थी कि मेरा उनसे नाराज़ होना बनता था, अच्छा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे नाराज़ हो सकूं। ताल्लुक ऐसा है? ऐसा ताल्लुक। हाँ जी। तो माशाल्लाह वो जैसे भी हैं जी। बहुत अच्छे हैं जी। और मैंने उनको देखा कि वो हमेशा से दूसरों को गाइड करते हैं। जी। बल्कि मैं कहूँगा जैसे मैं उनसे सीनियर था तो अब मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। मैंने अपनी टीचिंग जो इम्प्रूव की है
मैं ये कहूँगा कि मैंने मुदस्सिर साहब को देखा जैसे वो काम करते थे जी। तो कुछ चीज़ें वो भी मेरे अंदर भी आ जाए, वो सारी की सारी एजेंसी हैं। एक तो चलो मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ थी, लेकिन उनको से मैंने ये अच्छी बात होती है कि आप किसी अच्छे इंसान से उसकी अच्छाइयाँ ले लें। जी। और मतलब ये अगर आप करेंगे अपनी ज़िंदगी में, आपने टीचर्स से पढ़ा होता है, तो जब भी आप टीचिंग करें तो अपना जो बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा था जी। उसको कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक। तो आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं। और मुदस्सिर साहब में ये सब बातें थी तो हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जी। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती टाइम का। आपने अपने कीमती टाइम में से भी हमें बहुत ज़्यादा दिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये आज समझ लें कि हमारा एक फ़र्स्ट इंटरव्यू था, और स्पेशली हमारा जो फोकस था वो था ये जो नेचुरल साइंसेज अपनी जो एसेंस लूज़ कर रही हैं, स्पेशली हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब मैट्रिक का रिजल्ट भी आने वाला है, और डेफिनेटली उनकी जो उसके बाद प्रायोरिटी है या उनकी जो चॉइस है उसके अंदर उनके पास ICS है, FSC है। तो इसके लिए जो है ना वो स्टूडेंट काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी होते हैं और अपने टीचर्स से ज़्यादातर जो है ना वो कंसल्ट करते हैं। तो आप सिर्फ एक लाइन में ना अपने उन स्टूडेंट्स को मैसेज दे दें कि वो किस बेस पर जो है ना वो FSC प्री मेडिकल को जो है वो पिक करें। और चूँकि ज़्यादातर इस टाइम जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जो ट्रेंड है वो ICS का है, लेकिन आप अपनी कोई एक आधी लाइन में कुछ एक बात में स्टूडेंट को ये गाइडलाइन दे दें कि अगर वो FSC प्री मेडिकल की तरफ आते हैं तो उसकी ये ग्राउंड है, ताकि वो आपकी इस लाइन से जो है फ़ायदा भी लें और अपना करियर जो है ना उसको चूज़ करने में उनके लिए आसानी हो। जी, उसमें सिंपल सा बच्चों आपके लिए ये मेरे पैगाम है कि कंप्यूटर एक टूल है जी। और आप डॉक्टर हैं तो आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। FSC है जी। उसके अंदर जब आप बात करते हैं कि आप अगर वो एक नेचुरल साइंसेस में नहीं जाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। जी। मैंने मिसाल दी थी अपने बेटे की भी कि जो बेटा मेरा है वो कंप्यूटर साइंस में है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि उसको डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहिए था। जी। ये मैं बात कर रहा हूँ अपने बेटे के लिहाज से। हालांकि सारे कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, फास्ट से पढ़ा हुआ है और ये है वो है, लेकिन मैं कहूँगा कि नेचुरल साइंसेज हैं। कंप्यूटर एक टूल है जो कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं, मैं भी सीख सकता हूँ, हालांकि खासा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन यह है कि आप डॉक्टर इंजीनियर या मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। तो वो जो सा है वो उसकी अहमियत हमेशा रहेगी। ये जो लोग जा रहे हैं अंधाधुंध कंप्यूटर की तरफ, उनको चाहिए कि वो कुछ ख्याल करें और वापस ज़िंदगी की तरफ आएँ, वापस नेचुरल साइंसेज की तरफ आएँ। अच्छा जी, सर ने आज हमारे साथ बड़ी जो है वो लंबी चौड़ी डिस्कशन की और अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और कुछ हद तक अपनी पर्सनल लाइफ भी जो है वो हमारे साथ शेयर की है। हम सर का अगेन जो है बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। स्पेशली सर आपके जो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपसे फ़ायदा लिया, यकीनी तौर पर जब वो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो वो दिली तौर पर खुश होंगे, और बल्कि उनको अपने वो विजुअल्स भी कुछ याद आएंगे कि जब वो आपसे क्लासेस में पढ़ते थे तो किस तरह से आप उनको पढ़ाते थे, किस तरह से आप उनको डांटते थे, किस तरह समझाते थे। तो ये चीज़ें जो सी है ना वो हमेशा उनकी मेमोरीज़ के अंदर रही भी हैं, और आगे भी जो है जब वो इस चीज़ को देखेंगे, इंटरव्यू को देखेंगे, तो यकीनन वो ये सब कुछ जो है ना उनके माइंड में रिकॉल हो जाएगा। तो हम आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने जो है वो इस इंटरव्यू को देखा, और सर के लिए भी दुआ गो हैं जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ, इतनी लगन के साथ अपनी ज़िंदगी का तकरीबन सारा हिस्सा जो है वो टीचिंग के लिए जो है वो वक्फ किया, और बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें फ़ायदा दिया। और अल्लाह ताला इनके आने वाले अगले मामलात को भी आसान करेगा इंशाल्लाह। हम सब इनके लिए दुआ गो हैं। आप सब भी इनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।